नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, मैं हिंदी का मॉडल पेपर 12 लेकर आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है और यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग इस मॉडल पेपर को अवश्य लगाएं और आपका जो भी इसको रहता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए भाई, बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। पहला प्रश्न क्या है? व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली या फिर कक्षाभिनय प्रणाली। तो मेरे भाई, जो कक्षाभिनय प्रणाली है भैया, ये नाट्य शिक्षण के लिए उपयुक्त होती है। इसमें कक्षा में बच्चे नाटक के पात्रों के अनुसार संवाद करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जो कक्षा अभिनय प्रणाली भैया, ये व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है बल्कि नाट्य शिक्षण के लिए उपयुक्त होती है। इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ है चला जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। बताइए भाई मेरे, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में जो उद्देश्य कथन है भैया, ये कहाँ पर आता है? पूर्व ज्ञान में आता है, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है, आदर्श वाचन के पश्चात आता है या फिर मौन वाचन के पहले आता है। तो मेरे भाई, गद्य शिक्षण की पाठ योजना में जो उद्देश्य कथन है भैया, ये प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। राइट आंसर भैया यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी के साथ है चला जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना क्या होता है? किसी भी संदर्भ का आमुख होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। यहां पर भैया बोला गया है, शब्द का अर्थ है स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? भाई मेरे, आपको किसी भी शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है, तो बताइए कौन सा तरीका इसमें से सर्वाधिक उपयुक्त होगा? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या फिर चित्र निर्माण? तो भाई यहां पर करेक्ट आंसर हमारा होगा वाक्य प्रयोग। ठीक है, यदि आप किसी शब्द का अर्थ है वाक्य प्रयोग की सहायता से स्पष्ट करते हैं, तो इससे क्या है, छात्रों को उस शब्द से जो अर्थ निकलता है उसकी भाव अभिव्यक्ति क्या है वह सही रूप से स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। अब यहां पर क्या बोला गया है? निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष मांस रहित भोजन। बिल्कुल भैया, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांस रहित भोजन को कहा जाता है निरामिष। मोक्ष का इच्छुक को भैया कहा जाता है मुमुक्षु, ये भी आप ध्यान रखें। और रात्रि में विचरण करने वाले को कहा जाता है निशाचर। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी। भैया क्लास पसंद आ रही हो, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो काव्य शिक्षण होता है भैया मेरे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना? नहीं भैया मेरे। व्याकरण नियमों की जानकारी देना? नहीं। संगीत कला में निपुण बनाना? नहीं। बल्कि भैया मेरे, काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है रस अनुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। आप लोगों को एक वाक्य याद होगा, रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य क्या होता है? काव्य होता है। ठीक है, और काव्य की भैया यही विशेषता होती है काव्य शिक्षण की, रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति प्राप्त करना। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। मुकुंद किसका पर्याय है? बताना है जो मुकुंद भैया, ये किसका पर्यायवाची होता है? विष्णु जी, शिव, सूर्य या फिर कामदेव? तो भैया मेरे, मुकुंद होता है विष्णु का पर्यायवाची। ठीक है, विष्णु जी के भैया और भी पर्यायवाची हैं, जैसे चतुर्भुज कहा जाता है इन्हें, जनार्दन कहा जाता है, चक्रपाणि कहा जाता है। ठीक है,
चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नाक का बाल होना, जो कि एक मुहावरा भैया, इसका क्या अर्थ होगा। और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो भाई मेरे कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट डाउन करते जाएं, और आप देखें भाई आपका इसको 30 में से कितना रहता है। बिल्कुल ईमानदारी से आपको आंसर बताना है। चलिए, तो नाक का बाल होना, इस मुहावरे का भैया अर्थ होता है अधिक प्रिय होना। ठीक है, क्या होता है, अधिक प्रिय होना। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। भैया मेरे यहां पर कहा गया है मौन पठन के विषय में धारणा है। मौन पठन क्या होता है भाई, जब हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं भैया, तो हम अपने मुंह से नहीं बोलते, बल्कि क्या करते हैं, मन ही मन में उसको पढ़ते रहते हैं भैया, उसे ही कहा जाता है मौन पठन। तो बताइए भैया, मौन पठन के विषय में क्या धारणा है। इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है क्या, नहीं भैया ऐसा नहीं होता। एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, बिल्कुल भैया। मौन पठन के विषय में यही धारणा है कि यदि आप एकाग्रचित्त होकर पढ़ते हैं तो इससे क्या है, पढ़ने का अभ्यास होता है। ठीक है, चलिए भैया इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। जब आप पुस्तक का वाचन कर रहे हैं, मतलब पुस्तक को पढ़ रहे होते हैं, तो जो आंखों से भैया दूरी है पुस्तक की, वह 12 इंच होनी चाहिए। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। और जिसको भैया कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ये अवश्य लिखा करें कि कौन सा प्रश्न है। ठीक है, चलिए यहां पर कहा गया है कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है। उपकार करने वाला, भैया मेरे उपकार करने वाले को उपकारी कहा जाता है मेरे भाई, है ना। उपकार कराने वाला, किए हुए उपकार को ना मानने वाला, मेरे भाई किए हुए उपकार को ना मानने वाला, इसे कहा जाता है भैया कृतज्ञ। ठीक है, किए हुए उपकार को मानने वाला, तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ है। किए हुए उपकार को मानने वाला इसे कृतज्ञ कहा जाएगा, और जो उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाएगा। ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। लेखन से संबंधित नहीं है भैया, बताइए कौन इन 4 में से लेखन से संबंधित नहीं है भैया। बैठने का उचित ढंग, बिल्कुल भैया बैठने का उचित ढंग होना चाहिए। लेखनी पकड़ने का तरीका भी आपके पास सही होना चाहिए, और आंखों से जो कागज की दूरी है जिसमें आप लिख रहे हैं भैया, वो भी सही होनी चाहिए। ये लेखन से संबंधित है। लेकिन यहां पर जो ऑप्शन बी में कहा गया है शुद्ध उच्चारण, भैया ये भैया लेखन से नहीं बल्कि बोलने से संबंधित होता है मेरे भाई। तो यहां पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। और भैया मैं आपसे बार बार बोलता हूं, जो भी भैया आप पढ़ते हैं पेडागोजी में, वह समझते हुए पढ़ें, रटने की भैया कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। यहां पर क्या नहीं है, मतलब आपको यहां पर नेगेटिव कथन देखना है मेरे भाई। तो भैया व्याकरण का ज्ञान ये तो भैया जरूरी भैया भाषा शिक्षक को होना चाहिए। सुंदर लेख भी कहीं ना कहीं सही है। विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर जो ऑप्शन डी में कहा गया भैया रसायनों का ज्ञान होना, भैया भाई मेरे यहां पर हिंदी भाषा शिक्षक को रसायनों का ज्ञान होना ये आवश्यक नहीं है भैया। थोड़ी आपको वो केमिस्ट्री का कोई टीचर है और आपको इससे प्रयोग करवाना है कोई, है ना, तो ये भैया रसायनों का ज्ञान होना ये आवश्यक नहीं है। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। यहां पर भाई मेरे क्या कहा गया है,
देखते हैं क्या कहा गया है। कक्षा 5 के बच्चों को भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? बताइए। आपको भैया कक्षा 5 के बच्चों का भाषा आकलन करना है, तो बताइए आप इन 4 में से कौन से सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? मेरे भाई आप लोग एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, आज भाषा आकलन में सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चे की स्वयं की अभिव्यक्ति, है ना। तो जिसमें भैया बच्चा स्वयं अपनी अभिव्यक्ति नहीं करेगा वह सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम देखते हैं केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। मतलब यहां पर क्या है, बच्चे को स्वयं सोचना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो ये तो भैया सही है। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आ जाए तो उसे किन किन कामों में परेशानी हो जाए होगी। मतलब भैया ऐसे में भी बच्चे को सोचना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। ठीक है, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। इसमें भैया क्या है, पहले बच्चा पूछेगा, ठीक है, मतलब वो क्या करेगा, फिर अपने रूप उसी रूप में अभिव्यक्ति भी करेगा। ये भी भैया सही है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? भैया इसका आंसर तो क्या है, चिमटा होगा। चिमटा खरीदा भैया उसने। मतलब इसमें क्या है, इस सबसे कमजोर सवाल कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। तो मेरे भाई इसी तरह से आपको वहां पर एग्जाम में देखना है कि कौन सबसे कमजोर है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। बोला गया है खालिस्तान भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार ये है अक्षर ज्ञान, लेखन, सुनना या फिर संप्रेषण। भाई मेरी यहां पर बात हो रही है प्राइमरी लेवल के बच्चों की मेरे भाई, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है संप्रेषण। क्या होता है? संप्रेषण। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? आपको भैया बच्चों की सुनने की और लिखने की कुशलता का आकलन करना है मेरे भाई, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? कविता सुनना और शब्दशः लिखना। देखिए भैया शब्दशः लिखना इस लेखन कुशलता का आकलन के लिए सही नहीं होगा। कविता सुनकर प्रश्न को उत्तर लिखना, प्रश्न को उत्तर में भी क्या भैया लेखन की कुशलता का आकलन आप नहीं कर सकते। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, बिल्कुल भैया मेरे ऑप्शन सी यहां पर कहां करेक्ट आंसर होगा। देखिए पहले क्या करेगा, बच्चा कहानी सुनेगा तो जिस तरह से वो सुनेगा उसी रूप में बच्चा क्या करेगा, अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर देगा, है ना। अर्थात जब वो कहानी सुनेगा भैया तो इससे सुनने की कुशलता आकलन हो जाएगा कि आखिर बच्चे ने कहानी को कैसे सुना है। ठीक है, और जब अपने शब्दों में वो कहानी को लिखेगा तो इससे लेखन की कुशलता का आकलन भी हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन भैया यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी दिया भैया, ये गलत है मेरे भाई। ठीक है, इसलिए बोलता हूं भैया किसी भी बुक पर भैया विश्वास मत करना। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं भले ही यहां पर ऑप्शन डी दिया है लेकिन लिखा ऑप्शन सी ही है यहां पर, देखिए। ठीक है, सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है मेरे भाई? बताइए क्या है भैया? तो मेरे भाई मैं आपको कई बार बोल चुका हूं भैया, इसको ध्यान रखो ना आप लोग। SBPL अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कितना आसान है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो देखिए किसमें दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो यही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ध्यान रखिए भैया, इसमें से जो बोलना है, जो बोलना और लिखना है भैया, ये कैसे हैं, ये हमारे अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, और सुनना और पढ़ना होते हैं भैया ग्रहणात्मक कौशल। ये भी आप ध्यान रखना। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। अर्धस्वर बताइए इसमें से कौन से अर्धस्वर हैं? तो मेरे भाई जो या है और वा है ये अर्धस्वर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं भाई, ये भी बता देता हूं भाई मेरे। जो यहां पर
या है भैया, या यहां पर आ प्लस ई से मिलकर बना है, और जो वा है भैया ये बना है आ प्लस ऊ से मिलकर। अर्थात हम कह सकते हैं जो या और वा है भैया ये दो स्वरों के मेल से बने हुए हैं, इसलिए भैया इन्हें कहा जाता है अर्ध स्वर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक भैया आते हैं 18 पर। यहां पर क्या कहा गया है भाई, लेखन कौशल के विकास के लिए प्राथमिक स्तर पर श्रेष्ठ विधि बताइए कौन सी है। श्रुतलेख, जैकार्ट, ट्रैकिंग या फिर पद पद्धति। तो मेरे भाई यहां पर करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ, जैकार्ट विधि। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। भैया हम सभी जानते हैं बच्चा मातृभाषा सीखता कहां से भैया, अपने परिवार में रहकर ही तो सीखता है, माता पिता से, है ना। तो हम कह सकते हैं मातृभाषा की जो प्रमुख शिक्षण विधि भैया वो अनुकरण विधि है भैया, क्योंकि बच्चा क्या है जो सुनता है भैया उसी का अनुकरण करता है। ठीक है, चलिए भैया इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 पर, और इसके बाद भैया गद्यांश भी आएगा, आपको गद्यांश को भी आंसर देना है, बहुत मजा आने वाला है आज गद्यांश में। ठीक है, चलिए भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो मेरे भाई किंडरगार्टन, ड्रैकाली और मॉन्टेसरी ये भाषा शिक्षण की पद्धति होती है मेरे भाई, लेकिन जो यहां ऑप्शन डी में कहा गया है अभिक्रमित अनुदेशन भैया यह अधिगम से संबंधित होता है, ना कि भाषा शिक्षण की पद्धति से। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ है, चला जाएगा। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। महोर्मी का बताना है संधि विच्छेद क्या होगा। तो भैया मेरे ध्यान रखिए इसका क्या हो जाएगा, महा प्लस ऊर्मी, इस तरह से जो दिया भैया हमें किसमें, ऑप्शन सी में, ये अपना यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए संधि कौन सी होगी भाई इसमें, तो भैया मेरे इसमें गुणस्वर संधि होगी, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था लास्ट में मैंने गद्यांश भी इंक्लूड किया है, तो प्यारे साथियों आपको उस गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 से लेकर प्रश्न क्रमांक 30 तक के उत्तर देना है। बहुत शानदार गद्यांश है भाई मेरे, यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथ में। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। यहां पर भैया बोला गया है राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है, लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाए, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियां करने लगे, रचने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं है। माता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस शिक्षा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा ही करें जैसा माता पिता चाहते हैं। बिल्कुल भैया आज के समय में यही हो रहा है, उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं है। स्कूल को लगता है इन सब के लिए समय कहाँ है। बिल्कुल भैया वास्तव में आजकल ऐसा ही है, चाहे स्कूल की बात की जाए चाहे माता पिता की बात की जाए, माता पिता भी क्या है बच्चे को स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं करने देते हैं। ठीक है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। ठीक है, स्कूल को लगता है ऐसा। शिक्षक और शिक्षाधिकारी चाहते हैं शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। बिल्कुल भैया हर किसी विद्यालय में यही हो रहा है, वो चाहते हैं परीक्षा परिणाम बेहतर आए, बच्चे को सिखाने पर भैया फोकस नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है,
दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगह थी वे लगातार सीमित हुई है। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अक्सर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए, याद करने के लिए प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी। मतलब क्या है, पहले क्या होता था, गीत और कविता के लिए भैया अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता था। ठीक है, यह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चे के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का भी सृजन हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थीं। ठीक है, जबान पर चढ़ जाती थीं और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। बिल्कुल भैया ये सही है। ठीक है, पहले आपको पता है भैया खेल भैया बहुत अच्छा होता है। चलिए भैया अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 22 से प्रश्न क्रमांक 30 पर। और मेरे भाई पहले आप सुन लो, आपको जो भी भैया आंसर देना है वो गद्यांश के आधार पर ही देना है। ये आप ध्यान रखना, अपने मन से भैया कोई आंसर नहीं देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे भैया माता पिता को पसंद क्यों नहीं है? हमने पढ़ा ना कि माता पिता को लगता है कि वो हमारे द्वारा जो लक्ष्य तय किया गया है उसको प्राप्त नहीं कर सकेंगे, है ना। चलिए भैया इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 23 पर। अब यहां पर भाई क्या बोला गया है, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भैया स्कूलों को ये लग रहा है कि समय कहाँ है, कहा ना उन्हें कि इनके लिए समय कहाँ है। अर्थात क्या है, वह ये कह रहे हैं भैया इससे बच्चों का क्या है, बहुत समय नष्ट हो जाएगा। ठीक है, स्कूल को भैया ऐसा लग रहा है। फिर क्या है, प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है। ठीक है, ये संस्कृति का भैया अभिन्न हिस्सा है, ये जीवन शैलियों का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन हमने पढ़ा ना भैया स्टार्टिंग में कि इनमें की क्या है, समाज में व्यापक सहमति है, लेकिन यहां पर क्या है, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। अर्थात ये कथन कैसा है, सही नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? बाधक के रूप में, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, या फिर संपूरक के रूप में? मेरे भाई मैंने पहले बोल दिया था गद्यांश के अनुसार आंसर देना है, तो गद्यांश के अनुसार भैया गीत कविता को बाधक के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, नहीं तो आप पेडागोजी वाले पोर्शन से समझे और ऑप्शन बी मार दे, तो बिल्कुल नहीं भैया, गद्यांश के अनुसार भैया आपको आंसर देना होता है। इसलिए वहां पर पहले कहा भी जाता है कि गद्यांश को पढ़कर इसी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं, बिल्कुल सही है भैया। ये बच्चों को सबको खेलने का अवसर प्रदान करते हैं, सही है। स्कूल और परिवार इनकी महत्ता को नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल सही है। इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, तो भैया मेरे ये कथन सही नहीं है। ठीक है, ये तो बच्चों के लिए सही है, गद्यांश में कहा गया है, भले ही ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित कौन करता है मेरे भाई? तो मेरे भाई कौन करता है? माता पिता, है ना। माता पिता ने कहा ना कि जो लक्ष्य हमने तय किया है वो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, तो कौन तय करता है? माता पिता करता है। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया बताइए कौन सी है? तो मेरे भाई जब क्या है, क्रिया का जो प्रभाव भैया कर्म पर पड़ता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। अर्थात यहां भी क्या है, सकर्मक क्रिया होगी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। सांस्कृतिक में बताइए कौन सा प्रत्यय है? मेरे भाई
इसमें क्या है, संस्कृति में एक प्रत्यय जोड़ा गया है, संस्कृति में तो सांस्कृतिक बन गया, अर्थात यहां पर क्या है, एक प्रत्यय है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं। मंजूर का समानार्थी शब्द क्या है? मंजूर का मतलब क्या होता भैया? स्वीकार। इतना तो आसान है ना। चलिए तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद भैया आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। भाई मेरे प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।